स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल। आज हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो सिलेबस था उस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें रोमांटिज्म, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेनेसा क्या है, क्यों हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या था, इसने क्या क्या चेंजेस लाए इंग्लिश लिटरेचर में, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। रेनेसा है क्या? रेनेसा अमूमन फ्रेंच वर्ड है या इटली का वर्ड है। इसको इटली में बोला जाता है रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, यानी रीबर्थ, या इसको हम रिवाइवल भी बोल सकते हैं, रीबर्थ या रिवाइवल। अब यहाँ पे किसका रिवाइवल होना है, यानी किसका रीबर्थ होना है, किसका पुनर्जन्म होना है या पुनर्जागरण काल, इसको हम पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। तो पुनर्जागरण काल यानी कि पुनर्जागरण किस चीज़ का हुआ, लोगों ने क्या चेंजेस किए। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जो चीज़ें पहले से मौजूद थी उसमें जो चेंजेस हुए। तो ये रेनेसा जो हुआ था इसमें कई सारे इंग्लिश लिटरेचर में चेंजेज है। अब किस प्रकार से है, अब इंग्लिश लिटरेचर भी हमारा जो है, अंग्रेजी साहित्य भी ठीक उसी प्रकार से भारतीय साहित्य की तरह से, जैसे भारतीय साहित्य 3 पार्ट में बटा हुआ है वैसे ही अंग्रेजी साहित्य भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है एंशिएंट, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये 3 पार्ट में था, लेकिन जो रेनेसा हुआ था वो हमारे मेडिवल पीरियड में हुआ था। मेडिवल पीरियड को ही हम मेडिवल पीरियड ने क्या किया, जो रेनेसा हुआ था यानी जो उसमें पुनर्जागरण हुआ था उसमें उसने क्या काम किया, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो लिटरेचर हुआ था, लिटरेचर की जो हिस्ट्री थी उसमें जो चेंजेस हुए थे उसके बीच में ब्रिज का काम किया था। मेडिवल जो पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का, या जो ये समय था, इसको डार्क पीरियड बोलते थे। डार्क पीरियड मतलब इस समय बहुत डार्क पीरियड्स ये है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आई थी। ब्लैक डेथ्स हुई थी। ब्लैक डेथ्स क्या होती हैं? ब्लैक डेथ्स जो हुई थी, ब्लैक डेथ जैसे हम अभी इस समय जो फेस कर रहे हैं पेंडेमिक्स, जैसे कोविड, भुखमरी, अकाल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उस समय, इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मरे थे, काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई थी, इसलिए डार्क पीरियड बोला जाता है। और ब्लैक डेथ्स हुई थी। तो ये चीज़ें थी जो इसमें थी। और ये जो हुआ था हमारा रेनेसा हुआ था, इसमें सबसे पहले एक जगह थी कस्तुनतुनिया नाम की, वहाँ पर काफ़ी मनुस्क्रिप्ट्स थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। यूरोप के लोग आए, पुर्तगाली आए, और जो विवाद हुआ उस समय क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विवाद हुआ, उन लोगों में श्रेष्ठता की जंग रही। तो ये सारी चीज़ें रही। इसमें क्रिश्चियनिटी जो थी वो स्ट्रांग थी, और मुस्लिम भी जो संप्रदाय था यानी इस्लामी जो संप्रदाय था वो आपस में विवाद में रहते थे। तो इसमें हुआ ये कि ये जो विवाद के समय एक जगह थी कस्तुनतुनिया नाम की, जहाँ पे सारा मनुस्क्रिप्ट्स थी, उन मनुस्क्रिप्ट्स को ले जा करके विवाद को वहाँ से ले जा करके इटली ले जाया गया। इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, यानी फ्लोरेंस में इकट्ठा हुए, और इटली जाने के बाद जो वहाँ पे ऐसे मनुस्क्रिप्ट्स ले गए थे वो बहुत अच्छी जगह पहुँच गए। लेकिन ऐसा होने के बाद क्या हुआ, यूरोप का रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने का मतलब ये था कि लोग जो ज़मीनी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। तो लोगों ने सोचा वहाँ जाने के बारे में, क्योंकि इटली उस समय बहुत ही सेफ जगह थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एजुकेटेड लोग थे, काफ़ी विद्वान लोग थे, जिन लोगों ने लगातार कोशिश की, और उनके टच में आने से जो चेंजेस हो रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में वो और चीज़ें आगे बढ़ी। तो वहाँ से जब रास्ता ब्लॉक होने के बाद, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए वहाँ से किस तरह से यूरोप के लोग आए जाए उसके बारे में उन्होंने विचार किया। और उसके बाद जो सबसे पहले रास्ता सोचा गया कि अगर हमें शिक्षा के मतलब इस लिटरेचर में चेंजेस चाहिए और सुधार करना है, तो जो रास्ता निकाला गया वो समुद्री रास्ता निकाला गया। समुद्री रास्ता निकालने के लिए सबसे पहले मैगलागन ने जो समुद्र के रास्ते से आया था, उसके बाद कोलंबस और वास्को डी गामा ने, जिन्होंने भारत और अमेरिका की खोज की, उन लोगों ने भी यात्राएं की थी। तो वो लगातार जब यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पर आने के बाद और ज़्यादा विस्तार हुआ, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित लोगों के बीच में रहने के बाद, विस्तार होने के बाद क्या हुआ कि और ज़्यादा नए नए कॉलेजेस खुलने लगे, स्कूल खुलने लगे, लोगों से बातचीत होने लगी। तो इस तरह से हुआ। रेनेसा क्या हुआ, एक सामंतवादी प्रथा के भी कारण था। जब इटली में रेनेसा हुआ उस समय इटली में जो था वो चर्च का साधन था, यानी जो सबसे बड़ा जो वहाँ पे पावर थी वो
पोप की होती थी, जो चर्च का पादरी होता था। और वो पादरी क्या करता था, वो सारी चीज़ें अपने अंडर रखता था, वो अपने आप को ही सबसे आगे मानता था। अब पादरी जब अपने आप को सबसे आगे मानता था, वो सारी चीज़ें करता था। इसके पहले हम बात करेंगे कि रेनेसा जब 14 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 14 सेंचुरी से स्टार्ट होके ये सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ। इटली से होते हुए 15 सेंचुरी तक ये हॉलैंड और जर्मनी भी पहुंचा, हॉलैंड और जर्मनी तक गया। वहाँ से जाने के बाद ये 16 सेंचुरी तक आते आते इंग्लैंड तक पहुँच गया था। यानी ये हमारा 3 पार्ट में पहुँचा। जो 16 सेंचुरी तक था वो इंग्लैंड तक पहुँच चुका था रेनेसा, और रेनेसा इंग्लैंड तक पहुँचने के बाद उसमें कई सारे सुधार हुए और चीज़ें हुई। इससे पहले एक चीज़ हुई कि जो वहाँ पर चेंजेज हुए थे, यानी जो चीज़ें थी, अब जब ये 14 सेंचुरी में इटली में रेनेसा हुआ, इटली से होने के बाद 15 सेंचुरी तक आते आते वो हॉलैंड और जर्मनी तक पहुंचा। उसके बाद 16 सेंचुरी में वो इंग्लैंड तक पहुंचा। उस समय परिस्थितियां ये थी कि जब 14 सेंचुरी में जो पोप होता था, यानी जो चर्च होता था, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता था। चर्च के पास सारी पावर थी, वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता था, और सामंतवादी प्रथा सबसे आगे चल रही थी। सामंतवादी प्रथा के साथ साथ उसमें चर्च सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था। चर्च अपने आप राजा को जो बनाता था वो एक प्रतिनिधि के तौर पे बनाता था, और ये बताता था कि जो चर्च है वो सबसे शक्तिशाली है, और चर्च का जो पोप है, यानी जो पादरी है, वो ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है, वो ईश्वर ने उसको भेजा है, ईश्वर ने मनोनीत किया है, इसलिए उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ें आगे चलेंगी। और चर्च के उसी समय एक चीज़ थी जो थी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मनुष्य, जो सारी चीज़ों का केंद्र होता है, यानी सेंटर तो है लेकिन इसके पास उतनी पावर नहीं। लेकिन ह्यूमनिज्म आने के बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर चेंज आए, और उसमें ये सारी चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा असर इम्पैक्ट डाला था। और रेनेसा जो होता है, रेनेसा के फादर के रूप में जिसको जाना जाता है, तो हमारे 2 राइटर्स हुए थे, 2 पोएट्स हुए थे, दांते एंड पेट्रियार्क। इन दोनों लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए। इन लोगों को रेनेसा के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया। दांते को माना जाता है फादर ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो चेंजेज हुए वो ये सारे चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए, और लगातार चेंजेज हुए। और दांते के बाद और कई सारे पोएट्स हुए, हर फील्ड में चेंज हुआ। जब हमारा रेनेसा ये इटली से हॉलैंड और इंग्लैंड तक पहुंच गया, तो शेक्सपियर जैसे या चौसर जैसे बहुत सारे पोएट्स हुए, जॉन मिल्टन रहे, उन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। अभी आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब जब रेनेसा हुआ था 14 सेंचुरी में, तो 1450 ईस्वी में जो खोज हुई थी वो प्रिंटर की खोज हुई थी, जिसे जोहान गुटेनबर्ग ने खोजा था। यानी जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटर बनाया। प्रिंटर बनने के बाद क्या हुआ, जो मनुस्क्रिप्ट्स थी जिनको हाथ से लिखा जाता था, लिखने में समय बहुत लगता था और लोगों की बहुत आवश्यकता होती थी, वो लोगों तक इजीली नहीं पहुंच पा रहा था। तो जोहान गुटेनबर्ग ने जो किया, क्या किया, 1415 ईस्वी में जो है उन्होंने प्रिंटर का आविष्कार कर दिया था, यानी प्रिंटर का खोज कर दिया था। और उससे क्या हुआ, जो मनुस्क्रिप्ट थी वो प्रिंट होने लगी और कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के बाद लोगों के पास और ज़्यादा ज्ञान आने लगा, यानी लोगों को ये लगने लगा कि उनको किस तरह से चेंजेस और हो सकते हैं। और जो क्लासिकल था उससे जो आगे चेंजेस होते गए, और जो लोगों ने सीखा वो क्लासिकल से सीखते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए क्लासिक और नई सिविलाइजेशन की ओर बढ़े। उसमें ग्रीक और रोमन सभी का सहयोग रहा। ग्रीक और रोमन के सहयोग के बाद उन लोगों ने अपना पुनर्जागरण किया, यानी फिर से आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने लिटरेचर में और ज़्यादा राइटिंग्स आने लगी। और उस समय अर्ली ह्यूमनिस्ट जो बात मैंने बताई, ह्यूमनिज्म यानी मानववाद, ह्यूमनिज्म क्या था मैंने बताया, अभी फिर से बता देता हूँ कि ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि द मैन इज द सेंटर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी जो मनुष्य होता है सभी चीज़ों का केंद्र है। ये उसका मतलब होता है मनुष्य जो माना जाता था वो सभी चीज़ों का केंद्र माना जाता था। तो उस समय कुछ ह्यूमनिस्ट राइटर्स भी थे जिनके नाम हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो जो हम बात कर रहे थे ह्यूमनिज्म की, तो उस समय जो ह्यूमनिस्ट राइटर्स थे उसमें कुछ नाम थे पेट्रार्क, पियासो डेला मेराडोला, और इरास्मस, और थॉमस मोरे, और दांते। तो यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम आते हैं आपका दांते का। दांते जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इटली का माना जाता है, और दांते से ही जो दांते की लिटरेरी है यानी जो रचनाएं हैं वही इसमें रेनेसा में मानी जाती है कि उनकी रचनाएं सबसे पहली रचनाएं थी। उसके बाद हमारा यहाँ पेट्रार्क थे,
और उसके बाद थॉमस मोरे जिन्होंने रचना की थी यूटोपिया की, ये सबसे इम्पोर्टेंट रचना थी इनकी। इसमें कई सारे उन्होंने साक्ष्य भी इसके दिए हुए थे। उसके बाद और भी राइटर्स थे, पियासो डेला मेडोला जो कि एक फ्लोरेंस के पास थोड़े समय तक रुके थे और उन्होंने दर्शन शास्त्र में यानी फिलॉसफी लॉ यानी जो वहाँ पे जुडिशरी थी यानी जो वहाँ का कानूनी सिस्टम था उसके लिए लिखा। उन्होंने ग्रीक भाषा में भी लिखा और अरेबिक भाषा में भी लिखा। उसके बाद इरास्मस थे, उन्होंने रचना की थी प्रेज ऑफ फॉली। तो ये चीज़ें थी जो अर्ली ह्यूमनिस्ट थे यानी जो मानववादी राइटर्स थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पेट्रार्क और दांते के साथ ही हमारा माना जाता है कि रेनेसा का स्टार्ट हुआ था। इटली में जो चेंजेज हुए थे उसमें सबसे बड़ा योगदान दांते का माना जाता है। अब इसके आगे इसमें सिर्फ यही चेंजेस नहीं हुए थे। उस समय जो रेनेसा हुआ इसमें कई सारे चेंजेस हुए थे। वो चेंजेस पॉलिटिकली भी हुए थे, सोशली भी हुए थे और राइटिंग में भी हुए थे, आर्किटेक्चर्स में भी हुए थे और पेंटिंग में और प्रिंटिंग्स में भी हुए थे। तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेज आर्किटेक्चर्स में हुए थे, किसका क्या योगदान था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रेनेसा के दौरान उस समय जो लिटरेचर में परिवर्तन आए थे या लिटरेचर में जो सुधार हुए थे उसमें कुछ राइटर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें मैकियावेली, रेबेलिज, मॉन्टेजेन, शेक्सपियर, मिल्टन और मोलेरे थे। अब यहाँ पे जो मैकियावेली है इन्होंने उस समय की जो चीज़ें थी, जो राजा थे उन लोगों के कार्यों को देखा, उसको नज़रअंदाज किया, उसको समझा और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने हर चीज़ों को स्वीकार करने के बाद बताया कि द एंड जस्टिफाइज द थिंग्स, यानी जो चीज़ें थी जो मतलब होता है उसका क्या मतलब होता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है। उसके बाद मोंटेगे थे, उन्होंने ये पहले राइटर थे जिन्होंने एसेज लिखना शुरू किया था उस समय और इन्होंने कई सारी सीरीज लिखी एसेज की। उसके बाद शेक्सपियर के बारे में अभी हम बात करेंगे, शेक्सपियर क्योंकि हमारे सिलेबस में भी हैं। तो शेक्सपियर ने कॉमेडीज लिखी, ड्रामा लिखा, ट्रेजेडीज लिखी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रचनाएं की और इनका बहुत बड़ा रोल था इसमें। उसके बाद जॉन मिल्टन थे, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसी एक बहुत ही फेमस रचना की थी उन्होंने। उसके बाद हमारे जो मोल्ले थे उन्होंने कॉमिक और ड्रामेटिक लिखे थे, यानी जो कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे यानी उन्होंने कई सारे ड्रामाज लिखे। तो ये सारी चीज़ें थे जो लिटरेरी हमारे चेंजेज आए थे, जो आगे बढ़ा था रेनेसा का, जिसका असर पड़ा था। इसके बाद जो आगे चेंजेज हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। वो चेंजेस थे इसके बाद रेनेसा में जो इनके चेंजेस थे, इसके बाद की बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं रेनेसा में जो चेंजेज आए थे, आर्ट की फील्ड में क्या चेंज आया था। तो आर्ट की फील्ड जो थी वो पूरी तरह से प्रभावित थी और उसी चीज़ को वो जो प्रभावित थी वो क्लासिकल ग्रीस की आर्ट से प्रभावित थी और रोम की आर्ट से प्रभावित थी जो लगातार चल रही थी। उसी के ऊपर जो अर्ली रेनेसा हुआ था पेंटर्स का, वो सारा जो डिपेंड करता था, उनकी जो थीम होती थी पेंटिंग की वो धार्मिक होती थी, यानी रिलीजियस थीम पे वो पेंटिंग करते थे। और उनकी जो फील्ड जो पेंटिंग होती थी वो जो लाइफ लाइक अप्रोच होती थी, यानी उनकी जो सोच होती थी वो हमेशा जीवन के लिए होती थी, ये जीवन को किस तरह से लेके चलते उसके लिए होती थी। और जो लेटर में यानी जो बाद के समय रेनेसांस जो पेंटर्स हुए उनका जो उनकी अप्रोच थी या जो वो थीम से काम करते थे, उनका जो था वो धार्मिक तरीके से काम करते थे, यानी जो उनकी सोच थी वो रियलिस्टिक स्टाइल की थी। और वो लोग जब अपनी थीम का इस्तेमाल करते थे तो बाइबलिक थीम होती थी, यानी वो बाइबल के वर्ड्स और जो बाइबल की चीज़ें उनको लेके चलते थे, उसी अकॉर्डिंग काम करते थे। अब इसके अब आगे जो इसमें चेंजेज हुए थे वो चेंजेज हुए थे और भी चीज़ों में। अब जैसे लिटरेरी अचीवमेंट्स में क्या चेंजेज हुए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं उसमें क्या चेंजेज हुए थे, किसका क्या है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि रेनेसा जो हुआ था उसमें कुछ आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हुए थे। हम अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स की। तो आर्टिस्टिक अचीवमेंट जो सबसे पहले इटली की बात कर लेते हैं, जहाँ से रेनेसा की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे जो कुछ प्रिंटर्स थे, फेमस प्रिंटर्स गियाटो, गिबेट्टी, डोंटालेस और लियोनार्डो डी विंसी जो सबसे फेमस थे। तो गियाटो ने क्या बनाया था कि वहाँ पे जो चर्च था उसकी जो टावर, वहाँ पे टावर था उसकी बेल बनाई थी, और जो कि टावर गियाटोस टावर के नाम से ही फेमस है। वहाँ पे उन्होंने बेल बनाई थी और उस टावर के नाम से फेमस है। फिर गिबर्टी ने काम किया था, उन्होंने ब्रॉन्ज जो डोर होते थे उसके ऊपर सिल्वर प्रिंटिंग करके बताया था, सिल्वर प्रिंटिंग के लिए फेमस थे। उसके बाद डोंटाले ने जो बनाया था वहाँ पे एक सेंट थे, उनकी स्टेच्यू बनाई थी, स्टेच्यू ऑफ सेंट जॉर्ज की। और लियोनार्डो डा विंसी ने कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी और उनकी सबसे फेमस पेंटिंग है द मोनालिसा, जिसका बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। द मोनालिसा लियोनार्डो डा विंसी की सबसे फेमस प्रिंटिंग है जो काफ़ी समय तक फेमस रही और आज भी फेमस है।
और आगे अब बात कर लेते हैं और भी फील्ड्स में, जैसे और कंट्रीज थे उनमें भी कुछ अचीवमेंट्स थे। और जैसे स्पेन था, स्पेनिश में वेलेजुएस्का थे। कुछ कंडीशन और देख लेते हैं, डच में क्या चेंजेस हुए थे, डच में क्या अचीवमेंट्स हुए थे। कुछ राइटर्स के नाम या कुछ पेंटर्स के नाम देख लेते हैं, उन लोगों ने किस किस प्रकार से क्या काम किया था। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स की, कुछ और पेंटर्स के बारे में उस समय के। तो स्पेनिश पेंटर्स में आते हैं एल ग्रेको, जिन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी। उसमें से फेमस इनकी पेंटिंग थी व्यू ऑफ टोलेडो। उसके बाद जो सेकेंड है वेलेनस्कुएज, ये एक ऑफिशियल प्रिंटर था। उस समय वहाँ के राजा थे किंग फिलिप IV, और वहाँ के राजा होने के साथ साथ, उनका ऑफिशियल प्रिंटर होने के साथ साथ वेलेनस्कुएज ने जो डच के ऊपर स्पेन की जीत थी, जिसमें डच सरेंडर कर गए थे, उसके कमांडरेट भी ये थे। तो इनका योगदान उसकी सेना में भी था कि कमांडेट किया और डच को जो है पराजित किया, स्पेन के सामने, स्पेन ने उसको जीता था। उसके बाद आगे जो आते हैं, हम डच की बात कर लेते हैं। डच में कई सारे पेंटर थे, फेमस थे हॉल्स। उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई, उसमें सबसे फेमस पेंटिंग उनकी रही लाफिंग कैवेलियर। उसके बाद रेम्ब्रांड, उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई, उसमें से एक पेंटिंग द नाइट वॉच, और एक पेंटिंग बनाई थी अरिस्टोटल के नाम से उन्होंने। उसके बाद रूबेंस, जिन्होंने बनाया था द एडोरेशन ऑफ द मैगी। तो ये कुछ फेमस आर्टिस्टिक्स थी जो उस समय की थी, जो अचीवमेंट्स रेनेसा के समय में मिले थे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से। तो आज के लिए इस रेनेसा में अभी इतना ही। आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जो आपके सिलेबस में था वो इतना ही आएगा GIC के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और अब कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और आप लोगों से को अगर ये इम्पोर्टेंट वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।